Hello, 10th standard. Welcome back to the Crystal Concept, and this is your Shubham sir. और today we are going to discuss Science 1 का चैप्टर नंबर 4 का इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के PYQs। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इस सेशन के अंदर देखने वाले, जो आपके बोर्ड्स एग्जाम्स 2024 के बोर्ड्स एग्जाम को समझने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है और आपकी जो अभी लर्निंग की स्पीड है उसको बूस्टअप करने वाला है। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पहले सबसे पहले बात करेंगे कि हमने अपने चैनल के ऊपर अब तक 3 चैप्टर के PYQs अपलोड कर लिए हैं। आपने अगर अब तक प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो तुरंत उनको प्रैक्टिस कर लेना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि PYQs किसी भी एग्जाम्स की, बोर्ड एग्जाम हो या आगे जाके जो भी एग्जाम्स आप देंगे, उनकी जान होती है और PYQs प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पे आपको भर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ग्रेविटेशंस का PYQs अपलोड कर दिया है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के PYQs अपलोड कर दिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के PYQs अपलोड कर दिए हैं। एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 4, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेट्स मूव टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस सीरीज। लुक एट दिस। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारे इस सीरीज का। 2019 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे 5 मार्क्स का। थिंक अबाउट इट। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया है और सबसे पहले इस डायग्राम के बेस पे आपको 5 क्वेश्चंस पूछे रहेंगे। तो आप समझ गए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट द अबाउ फिगर शोज। ये फिगर जो आपके सामने है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट शो कर रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम लिखना। आई थिंक आप लोगों को आंसर इसका पता है, तो कमेंट जल्दी जल्दी कमेंट कर लो। ओके नाउ मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिनके बारे में आपको ध्यान रखना। सबसे पहले आपके पास में जब भी ऐसे डायग्राम आए, यहाँ पे आप फोकस करो। अगर यहाँ पे आपको ए मतलब एमीटर या आपको जी लिखा हुआ मिले गैल्वेनोमीटर, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, 100% ये जनरेटर होगा। क्या होगा? जनरेटर होगा। हाँ, जनरेटर दो टाइप के होते हैं, एसी और डीसी। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे मैं बताने वाला हूँ, बट ये 100% जनरेटर होगा आपको यहाँ पे अगर गैल्वेनोमीटर दिखता है तो। बट अगर यहाँ पे आपको बैटरी जैसा कुछ दिखता है तो ये 100% क्या होगी? मोटर होगी। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको इस सर वाले सर्किट के उधर देखना है और आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है। तो आपने देखा कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो ये आपके लिए जनरेटर हो चुका है। नाउ देयर इज टू क्वेश्चन, देयर इज two types of generator. One is the AC generator and another one is the DC generator. Now you have to select whether it is a AC generator or whether it is a DC generator. Let's find out क्या है ये। देखो यहाँ पे आपको रिंग्स के ऊपर ध्यान देना है। अगर यहाँ पे दो रिंग्स दे रखी है, दो रिंग्स दे रखी है, तो ये हो जाएगा, ये सुनना, दो रिंग्स दे रखी है तो ये हो जाएगा एसी जनरेटर। दो कंडक्टिंग रिंग्स दे रखी है तो ये हो जाएगा एसी जनरेटर। बात समझ में आ रही है? और अगर यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ ऐसा एक रिंग दिख रहा है, जिस इसको स्प्लिट रिंग, अगर आपको सिर्फ एक रिंग दिख रहा है तो ये हो जाएगा डीसी जनरेटर। बस ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना। मैंने सारी बातें आपको बताई है, अब अपने माइंड में बिठा देना। देखो बोर्ड्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसके लिए इतना बारीकी से मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ओके गॉट इट, लेट्स अंडरस्टैंड। तो आंसर क्या हो गया? परफेक्ट, दिस इज अ इलेक्ट्रिक जनरेटर। एंड कौन से टाइप का इलेक्ट्रिक जनरेटर है? परफेक्ट, दिस इज द एसी जनरेटर। करेक्ट है। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which rule is used to determine direction of current produce? यहाँ पे एसी जनरेटर में करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस करने के लिए तो हम जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए हम यहाँ पे कौन से रूल का इस्तेमाल करते हैं? परफेक्ट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। करंट का डायरेक्शन, सॉरी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब जनरेटर की बारी आती है, जनरेटर की हम बात करते हैं, तो वहां पे आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल याद रखना है, भूलना नहीं है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और अगर यहाँ पे मोटर की बात आती है तो मोटर के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करते हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मोटर के केस में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल टू फाइंड द इंड्यूस करंट। तो जनरेटर में हम करंट फाइंड प्रोड्यूस करते हैं, तो लेफ्ट हैंड रूल भूलना नहीं। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रूल। नाउ यू नो दैट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट हैंड रूल यूज हो रहा है। तो अब आपको उसकी स्टेटमेंट लिखती है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है? देखो अच्छे से बात को समझना। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बोलता है कि आपके जो फिंगर्स, थम्स है, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, राइट हैंड के थम्स, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर्स को
आपको एक दूसरे से परपेंडिकुलर एडजस्ट करना है। ऑफ द राइट हैंड सच वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। आपके थंब, मिडल पॉइंट फिंगर, इंडेक्स फिंगर जिसको हम बोलते हैं, और मिडल फिंगर को एक दूसरे से परपेंडिकुलर आपको एडजस्ट करना है। ठीक है। नाउ थंब इंडिकेट, जो थंब है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर। थंब क्या इंडिकेट कर रहा है? आप डायग्राम में देख सकते हो थंब के बारे में। थंब क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर। बात समझ में आया? कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आया? आगे बात करते हैं। और मिडल फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट कौन इंडिकेट कर रहा है? मिडल फिंगर। तो दिस इज व्हाट अ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्लियर है? जो जनरेटर में यूज होता है, राइट हैंड जनरेटर, राइट हैंड जनरेटर, राइट हैंड जनरेटर, याद कर लो। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन उसी के हम आगे क्वेश्चन है। इन विच डायरेक्शन B1 टू B2 या B2 से B1, ऐसा पूछा है। विल द करंट इज फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट। क्या आप यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट को देख सकते हो? हाँ जी, ये वाला एक्सटर्नल सर्किट है और ये वाला यहाँ पे इंटरनल सर्किट है। तो यहाँ पे पूछा एक्सटर्नल सर्किट में करंट कौन से डायरेक्शन में बह रहा है। आपको देखो डायरेक्शन यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है, तो आप बोल सकते हो करंट बह रहा है B2 से लेके B1 के तरफ। B2 से जाके कहाँ जा रहा है? B1 की तरफ। आप डायग्राम में अच्छे से देखो तो B2 से करंट निकलेगा और B1 में जाएगा, अंदर घूम के वापस आएगा, B2 से निकलेगा B1 में जाएगा। तो आपको आंसर मिल चुका है, करंट इज मूविंग फ्रॉम B2 टू B1 इन एक्सटर्नल सर्किट। मार्क्स माय वर्ड, अंडरस्टैंड माय वर्ड। एक्सटर्नल सर्किट में B2 से B1, इंटरनल सर्किट में B1 से B2। आप इंटरनल सर्किट में देखो करंट कहां से कहां जा रहा है, अच्छे से देखना, इंटरनल सर्किट में देखना। इंटर ये B2 से B1 एक्सटर्नल, इंटरनल में B1 से B2। ठीक है, भूलना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, 5 मार्क्स का, वही चेंज खत्म होने वाला है। व्हाट चेंज विल हैव यू मेड इन द कॉइल इंक्रीजिंग द करंट। मतलब करंट की मात्रा, करंट की वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है, अमाउंट आपको अगर बढ़ाना है, तो आप सर्किट के अंदर कौन से चेंज करोगे। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप डायग्राम में अच्छे से देखोगे तो क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, ज्यादा हमने टर्न्स बढ़ा दिया। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो यू विल गेट मोर करंट। सो दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीजिंग the number of turns। Understand what I said? आपको number of turns को बढ़ाना पड़ेगा to increase the value of current। Got it? Next move toward the next question। उसके पहले सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लो। आपने अगर लाइक कर लिया होगा तो क्या होगा, YouTube पे आपको क्रिस्टल कॉन्सेप्ट की वीडियो रिकमेंड होंगे, तो जो भी बोर्ड्स तक आप और मेरा रिश्ता बना रहेगा बोर्ड्स तक। तो वीडियो को लाइक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेयर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, क्वालिटी वीडियोस पहुंचा सके और ज्यादा मेहनत कर सके। और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आज इतने स्टूडेंट्स हमें लाइक कर रहे, फॉलो कर रहे हैं, दैट्स मीन हमें और ज्यादा वर्क करना है। अब ये सारी बातें आप तक कैसे पहुंचे, सबसे पहले ये वीडियोस आप तक कैसे पहुंचे, उसके लिए हमने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखे हैं। उनकी लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उनको ज्वाइन करना मत भूलना। वहां पे पीडीएफ रिलेटेड सारे और वीडियोस रिलेटेड लिंक शेयर करते रहते हैं, तो आप डाउनलोड करके वहां पे पढ़ाई कर सकते हो। इफ यू हैव लेस टाइम तो पीडीएफ वगैरह आपको वहां पे मिल जाएगा। आई होप सो आपने ये काम कर दिया जितना मैंने अभी बोला है। शेयर कर लो तुरंत, 10 बच्चों के साथ, कम से कम 50K का टारगेट है इस साल हमारा क्रिस्टल कंसेप्ट का। 2 साल हो गए बट टारगेट 50K तक पहुंचा दो। बहुत ज्यादा टाइम से हम मेहनत करें इस चैनल पे। आई होप ये काम आप कर लोगे। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो प्लीज कमेंट में लिख देना कि आई एम फॉलोड यू फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। कमेंट में लिख देना सर मैं 9th स्टैंडर्ड से आपको फॉलो कर रहा हूँ। 9th स्टैंडर्ड लिख लेना। अगर आप 10th में हो, 9th स्टैंडर्ड से फॉलो करो, लिख लो जल्दी से। शुरू करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। नाउ आपको यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, मतलब दिस इज द राइट हैंड। ओके, राइट द लेबल ऑफ ए एंड बी। ए और बी को आपको लेबल करना है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हियर दैट ए थंब इज रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द कंडक्टर। थंब रिप्रेजेंट हियर मोशन ऑफ द कंडक्टर। व्हाट ए इज द इंडेक्स फिंगर। एंड राइट हैंड रूल में हमने पढ़ा कि इंडेक्स फिंगर इज रिप्रेजेंट। कमेंट कर लो पहले आंसर, चलो वेट करता हूं मैं आपका। जो भी ए का आंसर है कमेंट करो और जो भी बी का आंसर है कमेंट करो। चलो भाई, कमेंट तो करना बनता है। कमेंट करते हो तो लगता है कि भाई पढ़ने वाली ऑडियंस मेरे पास आ रही है, शॉर्टकट ढूंढने वाली ऑडियंस नहीं है, मेहनत करने वाली ऑडियंस है। लेट्स डू इट मैन।
ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत सही कमेंट है, बहुत सही कर रहे हो आंसर। कुछ गलत हो रहे कमेंट्स बट स्टिल आप ट्राई तो कर रहे हो। चलो, तो इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है। अगर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लो या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लो, आप कोई भी रूल लो, यहाँ पे इंडेक्स फिंगर हमेशा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की ही बात करता है। ये दिमाग में बिठा दो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों रूल के अंदर आपका इंडेक्स फिंगर ही रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम बी की बात करें तो बी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, क्योंकि जनरेटर के अंदर करंट पैदा होता है और करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है मिडल फिंगर। क्लियर है, तो इस बात को भूलना नहीं, और आपको एग्जाम में ऐसे लिखना, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये है आपके लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड्स में आने लग गए हैं, और आते हैं, आने लग गए क्या, बहुत टाइम से आते हैं, कि आपको पैराग्राफ दिया रहेगा और आपको उस पैराग्राफ के मदद से क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आपको एक पूरा पैराग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एंड नाउ यू हैव टू आंसर गिवन क्वेश्चन, जो भी आंसर क्वेश्चंस दिए आपको उनके आंसर करना आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ। ओके, तो आप कुछ मिनट का पोज ले लो, रुक जाओ और एक बार पैराग्राफ को पढ़ लो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। पढ़ोगे तो मजा आएगा, आंसर देने में आपको मजा आएगा। ठीक है, पढ़ लिया, चलो पॉज कर लो और पढ़ो। ओके, पॉज कर लिया, पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, पैराग्राफ के रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2020 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 2020 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेम द टू वायर्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। दो वायर्स के नाम लिखने जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का है। तो नाउ यू कैन चेक हियर द कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ लाइव और न्यूट्रल वायर। लाइव और न्यूट्रल वायर यहाँ पे कनेक्टेड है, और उनके बीच का आपको दिख रहा है, लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच का कनेक्शन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है 220 वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, लाइव एंड न्यूट्रल वायर हैव पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। आई होप यू गेटिंग माय आंसर। लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे वो 220 वोल्ट का है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है आपको समझाना। देखो क्या होता है ना, घर पे जहां से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है, दो वायर के थ्रू आती है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रेड करंट, रेड वायर लाइव है और ग्रीन न्यूट्रल है, दोनों की तरफ से पोटेंशियल डिफरेंस 220 का वोल्ट है, घर में बिजली आपके आ रही है। बट कभी कभी क्या होता है, अचानक से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर बीच में ही एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, दिख रहा है बीच में, तो करंट ऐसे आएगा और ऐसे घूम के वापस चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पे आपका एक शॉर्ट सर्किट होगा और बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, जिससे आपके घर की वायरिंग पूरी जल जाएगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, जहां पे अचानक से बीच में से ही वायर जुड़ जाते हैं बिना घर तक पहुंचे या बिना अप्लायंस सेंस तक पहुंचे। ये जो अप्लायंसेस है हमारे घर के उधर, बिना वहां तक पहुंचे, उससे घर के वायरिंग जलने की क्षमता ज्यादा होती है, शक्यता ज्यादा होती है, because due to the excess heat. Okay, so here is answer, due to the fault in the equipment or in the plastic coating on the live and the neutral wire gives away। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की प्लास्टिक कोटिंग अवे चली गई, बाहर निकल गई वहां से। टू वायर्स कम इन द कॉन्टेक्ट, दोनों वायर एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आ गए फिर तो, ठीक है ना, ईच अदर एंड लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द प्रोड्यूसिंग हीट। बहुत ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होने लगेगा और उससे वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और वायरिंग जल जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ फ्यूज। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए घर में, या घर में बहुत ज्यादा मात्रा में अगर करंट आ जाए, तो उससे बचने के लिए हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज क्या करता है, फ्यूज हमें हेल्प करता है, फ्यूज खुद खराब हो जाता है और पूरे ब्रेक डाउन कर देता है, सर्किट को ओपन करने का काम करता है और घर की बहुत सारी चीजों को खराब होने से बचा देता है। तो फ्यूज वायर प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट। फ्यूज का काम भूलना नहीं, क्या काम है, एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम है। एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम है। बहुत सिंपल से समझाता हूं मैं। मान लो ये बाहर से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, फ्यूज लगा दिया, बराबर। और फ्यूज हमारे घर में लगा, उसके बाद हमारे घर में फ्रिज वगैरह चल रही है, उसके ऊपर पंखे वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, लेकिन मान लो करंट आ रहा है आपके घर में ठीक ठाक, बट एक दिन अचानक से करंट बहुत ज्यादा आया। तो करंट ज्यादा आने से आपके जो घर के इक्विपमेंट है वो खराब हो सकते हैं।
करेक्ट है। तो यहाँ पे जो फ्यूज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब ये वायर पूरा मेल्ट हो जाता है फ्यूज के अंदर का वायर, और कनेक्शन हो जाता है डिसकनेक्ट। तो उससे क्या होगा, आपके घर के अप्लायंसेस जो है वो बच जाएंगे, नहीं तो वो जल सकते हैं। ठीक है, ये फ्यूज का काम है। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट और डायरेक्ट करंट के बीच का आपको यहाँ पे फर्क लिखना है। लेट्स राइट अ फर्क। ओके, तो अल्टरनेट करंट क्या है, तो अल्टरनेट करंट की जो वैल्यूज है, अल्टरनेट करंट्स की जो वैल्यूज है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या करता है, वेरी करता है। मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली वेरीज, बदलता है। अल्टरनेट करंट का जो वैल्यूज है वो बार बार बदलते रहता है, बिकॉज वो एक साइनोसोडल ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, साइनोसोडल ग्राफ को फॉलो करता है। कुछ करंट का इस तरीके से मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल फॉर्म में। करंट कभी ज्यादा कभी कम, निगेटिव डायरेक्शन भी बदलता है, वो सारा होता है। डायरेक्ट करंट की अगर बात करेंगे तो सोर्स रिमेन द कांस्टेंट। डायरेक्ट करंट फ्रॉम द सोर्स रिमेन द कांस्टेंट, नॉन ऑसिलेटरी। ये ऑसिलेटरी है। डायरेक्ट करंट होता है नॉन ऑसिलेटरी, मतलब यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती थ्रू आउट। प्रोड्यूस बाय द एसी जनरेटर, हम इस करंट को प्रोड्यूस करते हैं एसी जनरेटर से, अल्टरनेट करंट को प्रोड्यूस बाय द डीसी जनरेटर। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ करंट इज यूज इन द हाउस होल्ड। डायरेक्ट करंट को हम अल्टरनेट करंट को हम ज्यादा करके घरेलू घरों में इस्तेमाल करते हैं, सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक आयरन में। डायरेक्ट करंट को हम इस्तेमाल करते हैं हाउस होल्ड पर्पस, बट यूज इन द बैटरीज एंड टॉर्चेस। बैटरीज और टॉर्चेस में डायरेक्ट करंट इस्तेमाल होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। मतलब क्या कि आपको पता है डायरेक्ट करंट साइकिल दिखाता है, तो एक सेकंड में डायरेक्ट करंट 50 साइकिल कंप्लीट करता है। कितने साइकिल कंप्लीट करता है, 50 साइकिल। उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इंडिया में जो अल्टरनेट करंट की जो फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है, और डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली जीरो होती है, बिकॉज वो कोई वेरिएशन ही नहीं दिखा रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी का ही। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या दिया, डायग्राम आपको दिया और आंसर करना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 का ये सवाल है आपके लिए। विच इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज शोन इन द फिगर। इस फिगर के अंदर कौन सा इफेक्ट दिखाया जा रहा है। देखो सिंपल सा मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप मोटा मोटी समझो कि यहाँ पे एक सर्किट है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और उस करंट के वजह से यहाँ पे कंपास रखा है, वो कंपास मोशन दिखा रहा है। तो करंट के वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट अपना मोशन दिखाने लगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे। इस इफेक्ट को ट्राई कमेंट कर लो। पॉज करता हूँ, कमेंट कर लो, कमेंट करोगे तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड, परफेक्ट। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, जब भी किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है तो वो सर्किट एक तरीके से मैग्नेट के तरह बिहेवियर करने लगता है। आप देख पा रहे हो दोनों सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट अलग अलग है, तो जिस तरीके से डायरेक्शन ऑफ करंट अगर अलग अलग होगा, तो जो कंपास रखा है उसका मोशन, मतलब उसका जो डिफ्लेक्शन है, उसका घूमने का तरीका होगा, वो भी अलग अलग होगा। बात समझ में आया, डायरेक्शन ऑफ करंट बदला तो उनके घूमने का तरीका भी बदल जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहां से इसका आंसर पता चल चुका है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे फिनोमिनन आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। अगर आप इलेक्ट्रिक सेल्स का नंबर इंक्रीजेस करते हो तो मैग्नेटिक नीडल के साथ क्या होगा। मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रिक सेल्स लगे हुए हैं, ये बैटरीज है। अगर आप इन सेल्स को और बढ़ाते हो, लंबा करते हो, तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा नीडल के साथ। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक नीडल क्या शो करेगा, इंक्रीज डिफ्लेक्शन, मतलब मैग्नेटिक नीडल ज्यादा रोटेट करेगा। मान लो पहले इतना रोटेट कर रहा था, दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे इतना रोटेट कर रहा था, तो करंट की वैल्यूज आपने अगर बढ़ा दी तो मैग्नेटिक नीडल ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। समझ में आ रहा है, ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, जैसे आपने बैटरी अगर बढ़ा दी तो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक नीडल इंक्रीजेस, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या बोला, सिंपल सा है, देखो डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, कंडक्टर मतलब समझो कि यहाँ पे एक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ये कंडक्टर हो गया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है उसके सामने। अगर इनके बीच की दूरी को अगर आप बढ़ाते हो, इनको और दूर दूर लेके जाते हो, आप इनको दूर दूर लेके जाते हो एक दूसरे से, तो क्या होगा, तो आप जितना दूर लेके जाओगे तो इस सर्किट के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू धीरे धीरे घटते जाएगा। जैसे जैसे दोनों में दूरी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की जो पावर है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के।
तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, एंड फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर दिस विल डिस्टेंस इंक्रीजेज, मैग्नेटिक फील्ड विल बी decreases. I think you get it. के लिए it is necessary to connect earth wire. It is necessary to connect earth wire in home electric connections. आपको पता है घरों में अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग क्यों की जाती है घरों के अंदर? क्योंकि घर के अंदर अगर किसी इक्विपमेंट के पास एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट उसके सरफेस पे अगर जमा हो गया, चार्जेस अगर जमा हो गए, तो आप जैसे छूओगे आपको शॉक लग सकता है। इस शॉक से बचने के लिए हम अर्थ वायर लगाते हैं, अर्थिंग लगाते हैं। देखो समझते हैं इसको। द मेटालिक बॉडी The metallic body of electric appliances is connected to the earth wire by means of earth wire so that any leakage of electric current is transferred to the ground. आप मान लो आपके घर पे फ्रिज है और फ्रिज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज जमा हो गया, जैसे आप छुओगे तो आपको यहाँ पे शॉक लग जाएगा। आपको क्या लग जाएगा? आपका शॉक लग जाएगा, आपके बाल खड़े हो जाएंगे। तो इसमें क्या लगाई जाती है? अर्थिंग लगाई जाती है जो ग्राउंड से कनेक्ट होती है, और उस अर्थिंग की वजह से क्या होगा कि सारा पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे चला जाएगा, या इससे निगेटिव चार्ज मिलकर न्यूट्रल बन जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको शॉक लगने से आप बच जाओगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी जमा हो सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन अगर जमा है तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? ग्राउंड में चले जाएंगे। तो ट्रांसफर टू द ग्राउंड एंड दिस प्रिवेंट एनी शॉक टू द यूजर, और इससे यूजर को कोई शॉक नहीं लगेगा। दैट्स वाई आपको समझ में आ गई आगे बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फिगर एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, कमेंट पहले आप कर लो, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। कर लिया कमेंट? पॉज करके कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बताया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, दोनों दोनों केस में पॉइंट फिंगर या आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा दोनों में। और अगर हम मिडल फिंगर की बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे मिडल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। और थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो लिखा हुआ है फोर्स ऑफ द कंडक्टर। मे भी एग्जाम में थंब की जगह पे ऐसा बॉक्स आ सकता है, तो आप अवेयर रहना हर चीज के लिए। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2022 5 मार्क्स का सेम क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन की जैसे ही है, बट थोड़े बहुत क्वेश्चंस अभी अलग है। तो आप देख पा रहे हो डायग्राम सेम है बट उसके क्वेश्चंस बदल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चंस रिपीट होने के, 2-3 क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं 5 में से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करने की कोशिश करना। आइडेंटिफाई द अबाउ डायग्राम, आपको सबको पता है, दिस इज द एसी जनरेटर, मैंने बताया था तरीका आपको। राइट द प्रिंसिपल ऑन व्हिच द अबाउ अप्लायंसेस वर्क, ये अलग क्वेश्चन है। कौन से प्रिंसिपल पे ये अप्लायंसेस काम करता है? कौन सा प्रिंसिपल है? बहुत बढ़िया, ये प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा प्रिंसिपल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, नेक्स्ट राइट द वर्किंग अबाउट द एप्लीकेशंस। इस पूरे एप्लीकेशंस का वर्किंग आपको लिखना है कि ये एप्लीकेशन किस तरीके से काम करता है। अच्छे से डाइजेस्ट वगैरह टेक्स्ट बुक से आप पढ़ लेना इसके बारे में। राइट द यूज ऑफ अबाउ एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का काम क्या है? टू जनरेट एसी इलेक्ट्रिक एनर्जी, अल्टरनेट करंट को प्रोड्यूस करने के लिए इस एप्लीकेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर यूज। इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के लिए हम मोटा मोटी हमेशा कॉपर और एल्यूमिनियम के वायरिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं? व्हाई नॉट अदर वायर्स? बिकॉज लेट्स चेक आउट आंसर। बिकॉज पहली बात तो ये दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इन वायर्स के अंदर, इन वायर्स के एटम के अंदर, जैसा कॉपर का एटम लो, एल्यूमिनियम का एटम लो, मेटल होने के बाद, अच्छे कंडक्टर होने के बाद, इनके पास ज्यादा नंबर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाने में मदद करते हैं। सबसे बड़ा योगदान फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है और भारी भारी मात्रा में मौजूद है। दूसरी बात करेंगे, इनका रेजिस्टिविटी मतलब करंट को रोकने की क्षमता बहुत कम है, और हाई कंडक्टिविटी मतलब करंट को फ्लो करवाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। हैंस आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल आंसर दिया, ये जितने आंसर मैंने दिए ना आपको बहुत सिंपल भाषा में दिए, इनको आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि आपको डायग्राम दिया रहेगा और आपको डायग्राम को पहचानना है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फ्यूज दिया है डायग्राम का, आपको पूछा कि एबीसी 3 डायग्राम है और आपको 3 डायग्राम पहचाने। 3 मार्क्स 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूज। आगे बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द प्रोटेक्ट वायरिंग अगेंस्ट एक्सेसिव हीट कॉज बाय द एक्सेस सप्लाई ऑफ करंट। या इसका आंसर मैंने पहले दिया था आपको, वो पढ़ लेना फ्यूज के बारे में, ठीक है ना। तो एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट से बचने के लिए हमें सपोर्ट करता है, उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी या वायरिंग जल ना जाए, वो फ्यूज हमें मदद करता है। तो ये क्या करता है?
इट मेल्ट व्हेन हेवी करंट फ्लो थ्रू द सर्किट देयर बाय कॉजिंग द सर्किट टू बिकम ओपन। सर्किट को ओपन कर देता है जब सर्किट में से एक्सेस करंट फ्लो होता है तब, ठीक है ना। आप देख पा रहे हो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, और जब सर्किट में ज्यादा करंट अगर फ्लो होता है तो फ्यूज क्या कर देता है, सर्किट को यहाँ से ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब सर्किट को यहाँ से वो तोड़ देगा एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एमसीबी। एमसीबी आप बोल सकते हो फ्यूज का अल्टरनेटिव है, फ्यूज के जगह पे एमसीबी आजकल घरों में इस्तेमाल की जाती है, बिकॉज फ्यूज वन टाइम यूज है, अगर एक बार फ्यूज खराब हुआ तो आपको नया बदलना पड़ता है, बट एमसीबी आप वापस से इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन रीसेट, उसको वापस से रीसेट करके यूज कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे लिख के रखा है। दिस इज व्हाट, दिस इज द गैल्वेनोमीटर, दिस इज द सेंसिटिव डिवाइस, पहले आप नाम लिख लेना, दिस इज द गैल्वेनोमीटर, ओके। एंड दिस इज अ सेंसिटिव डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे ये इलेक्ट्रिक मोटर है तो जैसे काम करता है वैसे गैल्वेनोमीटर काम करता है, उसके अंदर भी एक तरीके से आप बोल सकते हो मोटर लगी रहती है। मेजर स्मॉल करंट, इसका काम क्या है, छोटा करंट मेजर करना, आप इतना भी लिख लूंगा आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ओके। आगे, नाउ दिस इज द न्यूमेरिकल, वी विल मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल, अच्छे से प्यार से सॉल्व करते हैं। हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिसिटी, एक बंदा है 500 वॉट का टीवी चलता है 35 मिनट उसके घर में, दूसरा बंदी ले लेते 600 वोल्ट का हीटर चलाती है 20 मिनट के लिए, 2019 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेट्स चेक आउट। तो इनमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी स्पेंड कर रहा है, एनर्जी 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 एनर्जी, ध्यान रखना, एनर्जी का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, एनर्जी, इस चैप्टर में एनर्जी का एक फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, ठीक है ना। अगर हम पहले वाले बंदे की बात करें, पहले 500 वॉट जो टीवी इस्तेमाल कर रहा है, टीवी वाले की हम बात इधर करते हैं और हम हीटर वाले की बात थोड़ी इधर कर लेते हैं। तो पावर, एनर्जी का मतलब समझ गया आपको, पावर इनटू टाइम। लेट्स सी कौन ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, तो पहले ने कितना पावर कंज्यूम किया है, 500 वॉट, और कितने टाइम तक, 30 मिनट, 30 मिनट। चलो तो 30 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 30 इंटू 60 करेंगे, आंसर जूल में आएगा, क्योंकि हम एनर्जी निकाल रहे हैं ना, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो ये 1800 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 1800, बराबर। ये पहले वाले का वो। दूसरे वाले की बात करते हैं, हीटर वाले की, तो पावर कितना है उसका 600, और टाइम कितना है 20 मिनट्स, मतलब 20 इंटू 60, मतलब हम सेकंड में कन्वर्ट करके बात कर रहे हैं, तो दिस इज बिकम 600 इंटू 2 इंटू 6 1200, बराबर। चलो चेकआउट करते हैं सॉल्व करके पूरा, 5 इंटू 18 हो जाएगा 90, एंड ऊपर के एक दो और एक दो मतलब टोटल कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 6 इंटू 12 हो जाएगा जैसे 72, और ऊपर के दो और दो मतलब 4 जीरो, बराबर। दिस इज द आंसर इन जूल। नाउ यू कैन कन्वर्ट दिस आंसर इनटू किलो जूल, बिकॉज 3 जीरो को हटाओगे तो आप के लिख सकते हो, तो दिस इज बिकम 900 किलो जूल, एंड दिस इज बिकम 720 किलो जूल। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो यू कैन सी हियर, जो टीवी देखने वाला बंदा है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एज कंपेयर टू जो हीटर यूज करने वाला बंदा है, ओके। हु विल consume more electricity, the person which used TV who consume more electricity as compared to person who used the what heater, clear है। आगे बढ़ते हैं, तो मेरे को बोलना था आपको कमेंट करना, बट स्टॉल के, चलो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट कर लो आप सॉल्व करके, मैं आपको टाइम देता हूँ, पॉज करो वीडियो को और कमेंट करो, ठीक है। मुझे ये क्वेश्चन का कमेंट करूंगा, मैं समझूंगा ये बंदा थोड़ा ग्रेट है, मिला थोड़ा लेट है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। टू टंगस्टन बल्ब, दो बल्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है टंगस्टन से बने हुए, एक का 550 वॉट का पावर है और दूसरा 60 वॉट पावर कंज्यूम करता है, 220 पोटेंशियल डिफरेंस पे उनको जला रहे हैं। दोनों बल्ब को हमने पैरेलल कनेक्ट किया और पूछा हाउ मच करंट विल बी फ्लो थ्रू द मेन कंडक्टर, मेन कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो होगा ये पूछा। देखो शुरू करते हैं, पहले हम लोग पैरेलली कनेक्ट करना दोनों बल्ब को, तो पहले बल्ब को ये हमने कनेक्ट कर दिया और दूसरे बल्ब को हमने ये कनेक्ट कर दिया, दोनों पैरेलली कनेक्ट करना बैटरी से, तो बैटरी हम ऐसे लगाएंगे, और कितने वोल्ट की बैटरी लगा रही है, कितने वोल्ट की बैटरी है, 220 वोल्ट की बैटरी है। पहला बल्ब है जो 50 वॉट पावर कंज्यूम करता है और दूसरा बल्ब जो है वो 60 वॉट पावर कंज्यूम करता है। क्वेश्चन पूछा है कि मेन सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होगा, मेन सर्किट मतलब नीचे वाला जो बैटरी से कनेक्टेड है सर्किट है उसमें से। तो अभी यहाँ पे दो, इस बल्ब में जो करंट जा रहा है उसको मैं I1 मान लेता हूँ, और इस बल्ब में जो करंट जा रहा है उसको मैं I2 मान लेता हूँ। तो अगर जो मुझे I निकालना है, तो मुझे I निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले I1 निकालना पड़ेगा, I2 निकालना पड़ेगा और दोनों का प्लस करना पड़ेगा। तो हमारा पहले टारगेट होना चाहिए I1 और I2 निकालने के लिए। चलो हम बात करते हैं बल्ब 1 की, बल्ब 1 जिसका पावर कितना है 50 वॉट, और जिसका वोल्टेज कितना, वोल्टेज पैरेलल में आपको पता है जब दो बल्ब को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है 220 वोल्ट, दोनों के लिए 220 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आगे समझ में। अब आपको यहाँ पे करंट निकालना है,
तो आपने पढ़ा होगा पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। हमें करंट निकालना पहले बल्ब का, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, यहाँ पे भी हम 1 लिख देंगे, और वोल्टेज दोनों के लिए सेम है तो V लिखेंगे। पहले के लिए पावर कितना 50 और वोल्टेज कितना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होगा तो 220 बराबर। तो यहाँ पे हमें I1 का वैल्यू मिल गया, दैट इज 0 0 कट पाई/22। ठीक है, अब बात करते हैं हम बल्ब 2 की। पावर कितना है बल्ब 2 का, पावर है हमारे पास 60 वोल्ट का, वॉट का, और वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज वापस से सेम 220 बिकॉज कनेक्टेड इन पैरेलल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पावर 2 इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट 2। ठीक है, पावर 2 का वैल्यू कितना है 60, और I2 का वैल्यू हम नीचे भेजेंगे, वोल्टेज को हम नीचे भेजेंगे कितना 220, तो यहाँ पे करंट इधर का I2 इधर रह जाएगा बराबर। इस तरीके से 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट 6/22। बट हमें तो I2, हमें क्या निकालना, हमें तो I निकालना, I निकालने के लिए I1 और I2 को प्लस करना पड़ेगा। तो I निकालने के लिए हम करेंगे, I को निकालने के लिए I1 प्लस I2। आगे समझ में आपको, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, कैन यू से मी वैल्यू, दैट इज 5/22, एंड I2 का वैल्यू कितना है 6/22। नाउ ऐड, डिनोमिनेटर सेम, हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, 6 + 5 11 हो जाएगा, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो दिस इज 1/2। तो योर फाइनल आंसर इज 1/2 which is equals to I, and this is current flowing through the external circuit। यूनिट लिखना मत भूलना, एम्पियर। ओके, ग्रेट, सक्सेस, अच्छे से सॉल्व किया हमने। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये सेशन हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। आपने 3 काम मेरे कर लिए हैं, लाइक कर लिया, शेयर कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया है, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है। अगर आप क्रिस्टल कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है, आपको बहुत अगर हेल्प हो रही है, तो प्लीज फीडबैक जरूर देना, कमेंट में बताना कि आपको क्या क्या आगे चाहिए, और हम आपकी जो हेल्प कर रहे हैं क्या वो आप तक अच्छे से पहुंच पा रही है, क्या उन कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हो कि नहीं। धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कीप एक्सप्लोरिंग, जो मैं एंड में हमेशा बोलता हूँ, नई नई चीजों को सीखते रहो, समझते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।